नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। महासंग्राम में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि पहले ही दिन विपक्षी सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा करने लगे और फिर हाथों में तख्तियां लिए हुए बेल तक पहुंच गए। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्थक मुद्दों पर चर्चा की बात कही, लेकिन इस अपील का कोई असर विपक्ष पर नहीं दिखा। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि कैसे पहले दिन सदन में संग्राम छिड़ गया। के ऊपर चर्चा कराइए तो किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया विधानसभा नियमावली नोटिस दी है। के ऊपर मानसून सत्र में सार्थक चर्चा पर सहमति बनी, मुद्दों पर बहस की बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश सदन में विपक्ष मणिपुर का मुद्दा ले आया। मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश पर नहीं बल्कि मणिपुर पर चर्चा के लिए हंगामा करने लगे, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विपक्षी सदस्यों को शांत कराते दिखे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मणिपुर के मुद्दे पर तस्वीर साफ कर दी। अगर आप मणिपुर पर चर्चा कहेंगी तो कल अगर ये डिमांड आई कि केरल पर चर्चा कराओ तो केरल स्टोरी पे उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं होगी। कल अगर डिमांड आई कि बंगाल के ऊपर चर्चा कराइए तो बंगाल पर चर्चा नहीं होगी। मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। कल को कोई सदस्य कह देगा कि केरला के बारे में चर्चा करो तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे। कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे। मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। आराधना जी, मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए अगर यहाँ पर आई डिमांड कि आप केरला स्टोरी पर चर्चा करिए तो केरल पर चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर डिमांड आई कि राजस्थान, अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए तो बंगाल की हिंसा पे चर्चा करेंगे। ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। दरअसल विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा को लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बहस की बात कह रहे थे। यहाँ तक कि सीएम योगी ने विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कह दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि यूपी अब बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल चुका है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, सरकार को जातिगत जनगणना के अलावा महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था के सवाल पर घेरने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से विधानमंडल में पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के हमले का जवाब देने की तैयारी की गई है। प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखिए, ये सब अराजकतावादी लोग हैं और हल्ला बोल पार्टी के लोग हैं और उत्तर प्रदेश जनता डेवलपमेंट चाहती है और विकास चाहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे आरएलडी और सपा के, आप जानते हैं इनका प्रदेश में कोई मतलब नहीं रह गया। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है। हम लोगों का तो पहले से ही मन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है। ये किसानों से, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर सकारात्मक चर्चा करें। सत्ता पक्ष की तरफ से इसलिए भी सार्थक चर्चा पर जोर है क्योंकि मानसून सत्र में कई विधेयक पेश किए जा सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों का चयन एक आयोग किए जाने का प्रावधान है।
प्रतिस्थानी विधेयक और CAG रिपोर्ट भी सदन में पेश किया जाएगा। खैर, सरकार की नीति विकास के मुद्दों पर बहस करने की है, लेकिन विपक्ष मणिपुर जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बहस करने के मूड में है और इन्हीं हंगामों के बीच सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। विधानसभा नियमावली जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी डिमांड रख दी है। जानकारी है कि जयंत ने अखिलेश से 10 सीटों की मांग की है, जिस पर समाजवादी पार्टी के फाइनल फैसले का भी इंतजार है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन की कोशिश अब सीट शेयरिंग पर जा टिकी है। उत्तर प्रदेश में टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे अखिलेश के सामने अब संकट सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि अब आरएलडी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है और डिमांड उन 10 सीटों की हुई है जिस पर मनभेद तय है। मुकाबला भले ही बीजेपी से हो, लेकिन विपक्ष के 3 प्रमुख दल अब आपस में उलझ चुके हैं, वो भी सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल जानकारी है कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से 10 लोकसभा सीट की मांग की है और उन सीटों के बाकायदा नाम भी गिनवा दिए हैं। आरएलडी ने जिन सीटों की मांग की है वो हैं बुलंदशहर और मेरठ, बागपत और नगीना, मुजफ्फरनगर और कैराना, बिजनौर और सहारनपुर, हाथरस और मथुरा। यानी पश्चिमी यूपी में जयंत अब ताल ठोक रहे हैं और 10 सीटों की मांग पर अड़ चुके हैं। विपक्षी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सीट की चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के सामने 10 सीटों की मांग रख दी है, जिसमें मथुरा, हाथरस, कैराना, नगीना, बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ जैसी सीटें शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि अगर पश्चिम में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकदल अगर चुनाव लड़ता है तो उसका सीधा फायदा विपक्षी गठबंधन को होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ सीएम योगी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो विपक्ष के टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं। यानी यहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है तो आरएलडी तीसरे नंबर की, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि एसपी 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 20 सीटों पर राजी हो सकती है और 10 सीटों की मांग जयंत चौधरी ने की है। यानी तीनों पार्टियों ने पहले ही अपने सीट तय कर लिए। ऐसे में अपना दल कमेरावादी और बाकी अन्य छोटे दल जिसे अखिलेश यादव साथ लाने की कोशिश में हैं, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अलीगढ़ और देवरिया सीट को लेकर भी राष्ट्रीय लोकदल अपनी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे उनका मानना यह है कि अगर विपक्षी दल इसको लेकर तैयार होते हैं तो वो इन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है। तो सीटों को लेकर चर्चा लगातार अब शुरू हो गई है और नवंबर तक विपक्षी दल अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेंगे। यानी जिस पार्टी के पास फिलहाल 3 सांसद हैं, वो 50 सीटों का पहले ही चुनाव कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष को हर सीटों पर चुनौती देना इतना भी मुश्किल साबित नहीं होगा, क्योंकि जिन सीटों पर जयंत चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं उनमें से कई सीटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। मतलब 2024 के चुनाव में जिस लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है उसे रोकना विपक्षी दलों के लिए इतना भी आसान नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पवन गौड़ की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद बहाली का रास्ता साफ हो गया। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आपको बता दें, राहुल गांधी कल अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कांग्रेस की ओर से बोलने वाले हैं।
इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर करारा हमला किया। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि कांग्रेस देश को तोड़ने वाले विदेशी प्रोपेगेंडा के साथ खड़ी दिखाई देती है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल चीन की तारीफों के पुल बांधते हैं और विदेशी धरती पर भारत की निंदा करते हैं। बाहर से कोई करे तो समझ आ सकता है, देश के अंदर बैठकर उनका टूल बनने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उन विदेशी प्रोपेगेंडा के ये एजेंट क्यों बन जाते हैं। ये फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज चलाने वालों के लिए समर्थन में कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गठबंधन के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान जिनके है राहुल गांधी जी, वो तो देश को बताएं कि आखिरकार ये गठजोड़ जो है, ये जो 2005-7 से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ले रहे हैं, अब तक कितना पैसा ले चुके हैं, कहां खर्च किया, जो हाई लेवल इंफॉर्मेशन देनी थी वो क्या दिया, जो विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके भारत विरोधी बातें करते हैं, चाइना की तारीफों के पुल बांधते हैं राहुल गांधी जी और भारत को नीचा दिखाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मनोरंजन अब लोकसभा में वापस आ गया है। जैसे चाइना चला रहा है पूरे दुनिया को, देश को और काफी मीडिया लोगों को, उसी तरह से ये चलाएगा। सर राहुल लेकिन कांग्रेस सदन के बाहर है, अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है सदन के अंदर। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है, अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वो बहुत हैरान हैं, क्षमा मांगने के बाद सत्य की जीत कह रहे हैं। अगर यही सत्य है तो महंगा पड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है। यहाँ पे मैं बड़ा हैरान हूं कि आप किसी को गाली देते हैं, एक व्यक्ति को ही नहीं पूरी कम्युनिटी को, ओबीसी समाज को। लोअर कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट कहता है आप क्षमा मांग सकते हैं तो क्षमा हो सकता है, नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है, सेम बात, तो सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांग लेते हैं, उनको क्षमा मिल जाती है। अब क्षमा मांगने के बाद जो व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि सत्य की जीत है, मतलब हमने जो ओबीसी समाज को गाली दिया वो सत्य है। अगर यही सत्य है तो ये सत्य बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। सर बस आखिरी सवाल है कि उनका तो कहना है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है यहाँ पे। अगर गाली देना मोहब्बत है तो फिर तो राहुल जी तैयार रहिए, बहुत लोग आपको मोहब्बत देंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी।